नमस्कार साथियों, स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। अगर आपका भी रेलवे ग्रुप डी का एग्ज़ाम है और अभी आपका एग्ज़ाम बाकी है, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखना। इस वीडियो को देखने के बाद आपके करेंट अफेयर्स और साइंस में कम से कम 10 से 12 नंबर इंक्रीज होगा। तो हम लोग चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप लोग देखो, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की दागो और भूल जाओ सिद्धांत पर काम करने वाली स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल कौन सी है? तो ये प्रश्न बार बार आपका क्वेश्चन में आ रहा है हर शिफ्ट में। तो इसका उत्तर हो जाएगा नाग, हेलिना या फिर ULPGM-V3। इसका हम लोग महत्वपूर्ण फैक्ट्स देखते हैं। नाग DRDO द्वारा विकसित की गई एक स्वदेशी एंटी टैंक मिसाइल है। लॉन्च के बाद इसे ट्रैक करने की जरूरत नहीं होती, इसलिए यह दागो और भूल जाओ श्रेणी में आती है। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस विषय से निरंतर और गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 2 की तरफ। दूसरा प्रश्न है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के जलीय विलयन विद्युत का चालन क्यों करते हैं? तो ये चालन करते हैं क्योंकि आवेशित आयनों में टूटने के कारण। और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का जो फॉर्मूला होता है वो होता है HCl, और सोडियम हाइड्रोक्साइड का NaOH। ये आप लोग याद रखना। हम लोग इसका फैक्ट्स देखते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड आयनित होकर स्वतंत्र आयन बनाते हैं। इन्हीं मुक्त आयनों की गतिशीलता के कारण जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। किसी भी वस्तु पर लगने वाला बल का SI मात्रक न्यूटन होता है। प्रकाश की निर्वात में चाल लगभग 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड होता है, यानी कि 3 लाख किलोमीटर पर सेकंड। तीसरा प्रश्न है आपके स्क्रीन पे, भारत और पाकिस्तान के मध्य नदियों के जल बंटवारे से संबंधित वह ऐतिहासिक समझौता कौन सा है जिसे भारत ने स्थगित कर दिया है? तो ये है सिंधु जल संधि, यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी। सिंधु जल संधि पर 1960 में विश्व बैंक की मध्यस्थता में हस्ताक्षर किए गए थे। इसमें मुख्य रूप से 6 नदियों के जल का बंटवारा तय हुआ था। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिससे भारत एक गणतंत्र बना। हम लोग बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। प्रश्न संख्या 4 है कि किसी अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए विद्यार्थी को सबसे पहले क्या ज्ञात होना चाहिए? तो किसी भी अज्ञात तत्व का परमाणु द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए हमें उसका परमाणु संख्या ज्ञात होना चाहिए। परमाणु संख्या मूल रूप से किसी तत्व के नाभिक में मौजूद प्रोटॉनों की संख्या होती है। इसके बिना सटीक परमाणु द्रव्यमान और समस्थानिकों का ज्ञान संभव नहीं है। मतलब हम लोग परमाणु संख्या के बिना परमाणु द्रव्यमान का नहीं ज्ञात कर सकते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को परमाणु संख्या के आधार पर व्यवस्थित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन अपघटन अभिक्रिया को सही ढंग से परिभाषित करता है? तो ये क्वेश्चन था, उसमें से ऑप्शन था। तो इसका आंसर हो जाएगा, एकल अभिकारक टूटकर 2 या अधिक यौगिक अधिक उत्पाद बनाता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। अपघटन अभिक्रिया में एक जटिल एकल पदार्थ टूटकर 2 या अधिक सरल उत्पाद बनाता है। यह अभिक्रिया प्रकृति में संयोजन अभिक्रिया के बिल्कुल विपरीत होती है। तो इसमें क्या होता है कि एक जो टूट जाता है और ये 2 उत्पाद में बन जाता है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अपघटन अभिक्रिया। छठा क्वेश्चन है कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली या फिर लाल लौ और बहुत अधिक काली राख क्यों उत्पन्न करते हैं? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन पीली या फिर लाल लौ और बहुत अधिक काली राख क्यों उत्पन्न करते हैं? ये उत्पन्न करते हैं कार्बन के उच्च प्रतिशत के कारण। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में कार्बन का प्रतिशत अपेक्षाकृत अधिक होती है। ऑक्सीजन की कमी से अपूर्ण दहन होता है, जिससे काली राख और पीली लौ निकलती है। और आप लोगों को मालूम होगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन में नीली लौ निकलती है। तो चलिए साथियों, हम लोग प्रश्न संख्या 7 देखते हैं। यह है कि 25 फरवरी 2026 को भारत ने किस पड़ोसी देश के साथ वन्य जीव और पर्यावरण संरक्षण के लिए समझौते पर
हस्ताक्षर किया है? तो ये नेपाल के साथ किया है। ये क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम में रिपीट हो रहा है। इस समझौते का मुख्य उद्देश्य भारत नेपाल सीमा पर वन्य जीव तस्करी को सख्ती से रोकना है। साथ ही बाघ और हाथियों के प्राकृतिक सीमा पार प्रवेश प्रवास मार्गों को सुरक्षित किया जाएगा। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है। और यहाँ पे एक और पॉइंट है कि क्योटो प्रोटोकॉल का मुख्य अंतरराष्ट्रीय उद्देश्य हानिकारक ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को कम करना है। साथियों, प्रश्न संख्या 8 है, हड्डियों के जोड़ों और लचीले अंगों में पाए जाने वाले उपास्थि ऊतक की परिपक्व कोशिकाओं को क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग कहते हैं कॉन्ड्रियोसाइटिस। कॉन्ड्रियोसाइटिस उपास्थि में पाए जाने वाले एकमात्र और प्रमुख कोशिकाएं हैं। ये कोशिकाएं हड्डियों के जोड़ों को लचीला बनाती है और उनके बीच संघर्ष को रोकती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो पाचन के लिए आवश्यक पित्तरस का स्राव करती है। साथियों, 9वां प्रश्न आप लोग देखो, यह है कि मानव शरीर के तंत्रिका तंत्र के संदर्भ में कौन सा कथन गलत है? तो नेफ्रॉन तंत्रिका तंत्र का हिस्सा है। 4 ऑप्शन था, जिसमें यह ऑप्शन गलत था। तंत्रिका तंत्र है, तो तंत्रिका तंत्र का जो हिस्सा है, इसका क्रियात्मक इकाई है, उसे हम लोग कहते हैं न्यूरॉन। और जो नेफ्रॉन है, ये है किडनी यानी कि वृक्क का कार्यात्मक इकाई। यहाँ पे देखो, नेफ्रॉन मानव शरीर के उत्सर्जन तंत्र, मुख्यतः किडनी का महत्वपूर्ण हिस्सा है। मानव तंत्रिका तंत्र यानी कि नर्वस सिस्टम की मूल संरचनात्मक इकाई न्यूरॉन होती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जो पाचन के लिए आवश्यक पित्तरस का स्राव करती है। अगला प्रश्न देखो आप लोग, प्रश्न संख्या 10 है कि पुनर्गठित खेलो इंडिया योजना को 2036 ओलंपिक की तैयारियों के लिए किस वर्ष तक के विजन के साथ मजबूती से जोड़ा गया है? तो ये 2036 तक। भारत सरकार वर्ष 2036 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों की मेजबानी का लक्ष्य रखी है। खेलो इंडिया योजना के तहत जमीनी स्तर की खेल प्रतिभाओं को निखारा और प्रशिक्षित किया जाएगा। आधुनिक ओलंपिक खेलों की आधिकारिक शुरुआत वर्ष 1896 में एथेंस, ग्रीस में हुई थी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद रखना। साथियों, 11 नंबर प्रश्न है कि वर्ष 2026 में आयोजित भारत और ऑस्ट्रेलिया के संयुक्त सैन्य अभ्यास ऑस्ट्रा हिंद का कौन सा संस्करण आयोजित किया गया? तो ये 5वां संस्करण आयोजित किया गया है। ऑस्ट्रा हिंद भारत और ऑस्ट्रेलिया की सेनाओं का संयुक्त सैन्य अभ्यास है। इस युद्धाभ्यास से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक और सामरिक रिश्ते और मजबूत होंगे। प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से इस विषय से निरंतर और गहराई से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको याद करना। प्रश्न संख्या 12 है कि केंद्रीय बजट 2026-27 में देश के खेल इकोसिस्टम को बदलने के लिए किस नए मिशन की घोषणा की गई है? तो यह है खेलो इंडिया मिशन। बजट 2026-27 में देश के खेल बुनियादी ढांचों को सुधारने के लिए यह नया मिशन बनाया गया है। इसमें खेल विज्ञान और ग्रामीण प्रतिभाओं पर विशेष वित्तीय जोर दिया गया है। साथियों, आप अगला प्रश्न देखिए। मार्च 2026 में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के अनुसार दुनिया के सबसे खुशहाल देशों की सूची में पहला रैंक किसे प्राप्त हुआ है? तो ये पहला रैंक प्राप्त हुआ है फिनलैंड को। यूरोप का एक देश है फिनलैंड, उसी को। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में नॉर्डिक देश फिनलैंड लगातार दुनिया का सबसे खुशहाल देश बना हुआ है। और मैं आपको बता दूं कि ये लगातार नौवीं बार फर्स्ट रैंक प्राप्त किया है। यह रैंकिंग जीवन प्रत्याशा, प्रति व्यक्ति आय और सामाजिक स्वतंत्रता जैसे मानकों पर निर्भर करती है। प्रश्न संख्या 14, भारतीय पुरुष टीम ने इंग्लैंड को हराकर कुल मिलाकर कितनी बार आईसीसी अंडर 19 विश्व कप का खिताब जीता है? तो ये जीता है 6 बार। भारत अंडर 19 क्रिकेट के इतिहास में सबसे सफल टीम है, जिसने सर्वाधिक 6 खिताब जीते हैं। भारत ने अपना पहला अंडर 19 विश्व कप खिताब 2000 में मोहम्मद कैफ की कप्तानी में जीता था। प्रश्न संख्या 15 है आपका फिजिक्स से। एक उत्तल लेंस के सामने वस्तु
-20 सेंटीमीटर पर है और वास्तविक प्रतिबिंब +30 सेंटीमीटर पर बनता है, तो इसकी फोकस दूरी क्या होगी? तो लेंस सूत्र आपको पता है कि 1/f इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u होता है, तो आप लोग इससे निकाल लेना। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 16 है, जनवरी 2026 में विकसित भारत यंग लीडर्स डायलॉग के समापन समारोह के दौरान पुस्तक विमोचन किस अवसर पर हुआ? तो ये हुआ राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी के अवसर पे। भारत में 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद की जयंती पर राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है। इस अवसर का मुख्य उद्देश्य युवाओं को 2047 के विकसित भारत के राष्ट्रीय लक्ष्य से जोड़ना है। प्रश्न संख्या 17 है, प्रश्न संख्या 17 देखो साथियों, मार्च 2026 में वर्ल्ड पैरा एथलेटिक ग्रैंड प्रिक्स 2026 किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था भारत में, नई दिल्ली में। यह पैरा यानी कि दिव्यांग एथलीटों के लिए आयोजित की जाने वाली एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिता है। भारत में इसका आयोजन देश में पैरा स्पोर्ट्स को बढ़ते हुए बुनियादी ढांचों को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 18 है कि सिंगापुर ओपन 2026 के पुरुष युगल फाइनल में भारतीय जोड़ी सात्विक और चिराग ने किस देश की जोड़ी को हराया? तो ये हराया इंडोनेशिया की जोड़ी को। सात्विक साईराज और चिराग शेट्टी भारत का सबसे सफल और शीर्ष बैडमिंटन युगल पुरुष युगल जोड़ी है। इस जोड़ी ने थॉमस कप और एशियन गेम्स में भी देश के लिए ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीते हैं। साथियों अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में उत्सर्जन तंत्र की क्रियात्मक और संरचनात्मक इकाई कौन होती है? उत्तर नेफ्रॉन। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 20, केंद्र सरकार द्वारा गठित भारत के 16वें वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है डॉक्टर अरविंद पनगढ़िया को। और इसका जो फैक्ट है ये नेफ्रॉन वाला, ये प्रश्न संख्या 19 का है, तो आप लोग देख लेना। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 21 देखो साथियों, वर्ष 2026 में किस दिग्गज अभिनेता को कला या सिनेमा के क्षेत्र में विशिष्ट योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है? तो पद्म भूषण से सम्मानित किया गया है ममूटी को। ममूटी मलयालम सिनेमा के एक दिग्गज अभिनेता हैं जिन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार जीते हैं। पद्म भूषण भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाला देश का तीसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है जिसकी शुरुआत भारत सरकार ने 1954 में की थी। पद्म पुरस्कार यानी कि भूषण, विभूषण, श्री हर साल गणतंत्र दिवस के पूर्व संध्या पर आधिकारिक रूप से घोषित किए जाते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 22 है कि अप्रैल 2026 में छठे एशियाई बीच गेम्स का सफल आयोजन किस देश और शहर में किया गया था? तो ये आयोजित किया गया था सान्या, चीन में। एशियाई बीच गेम्स का आयोजन ओलंपिक परिषद (ओसीए) द्वारा किया जाने वाला एक प्रमुख इवेंट है। इन खेलों में मुख्य रूप से सर्फिंग, बीच वॉलीबॉल और वाटर स्पोर्ट जैसे समुद्री खेल शामिल होते हैं। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत वर्ष 1896 में एथेंस, ग्रीस में हुई थी। प्रश्न संख्या 23 है कि अप्रैल 2026 में उत्तर प्रदेश के किस अभयारण्य या झील को भारत का 99वां रामसर स्थल घोषित किया गया है? तो ये किया गया है सोखा झील पक्षी अभयारण्य को। सोखा झील उत्तर प्रदेश में स्थित एक मीठे पानी की झील और प्रवासी पक्षियों का महत्वपूर्ण केंद्र है। रामसर साइट्स अंतर्राष्ट्रीय महत्व की आर्द्रभूमियां होती हैं जिन्हें संरक्षित किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है। साथियों हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 24 है, भारत में मेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए नीट आयोजित करने वाली शीर्ष एजेंसी कौन सी है? तो ये है एनटीए, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी। प्रश्न संख्या 25 है कि यदि दो अलग अलग गतिमान वस्तुओं का वेग समान हो तो किस वस्तु की गतिज ऊर्जा अधिक होगी? तो इसका उत्तर हो जाएगा कि जो अधिक द्रव्यमान वाली वस्तु होगी
उसका गतिज ऊर्जा ज़्यादा अधिक होगा। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट। प्रश्न संख्या 26 है कि इंडिया एआई इम्पैक्ट समिट 2026 में स्मार्ट पोर्ट्स और लॉजिस्टिक के अंतर्गत संचालित मिशन का प्राथमिक कार्य क्या है? तो यह है डिजिटल और नवाचार को बढ़ावा देना। एआई तकनीक के उपयोग से बंदरगाहों का प्रबंधन अत्यधिक तेज, सुरक्षित और सटीक होता है। इस नवाचार से माल ढुलाई की लागत कम होती है और समय की भारी बचत होती है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 27। विख्यात संगीतज्ञ डॉक्टर एन राजम को वर्ष 2026 में किस क्षेत्र के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है? तो इन्हें सम्मानित किया गया कला के क्षेत्र में। डॉक्टर एन राजम हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की एक अत्यंत प्रसिद्ध और विख्यात वायलिन वादक है। पद्म विभूषण कला और अन्य क्षेत्रों में विशिष्ट योगदान के लिए भारत का दूसरा सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1954 ईस्वी में की गई थी। साथियों 28 नंबर प्रश्न देखो आप लोग। मार्च 2026 में 16 वर्ष से कम आयु के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बना? तो यह है कर्नाटक। कर्नाटक सरकार का यह कदम बच्चों को साइबर बुलिंग और इंटरनेट की लत से बचाने के लिए उठाया गया है। ऑस्ट्रेलिया जैसे कई विकसित देशों में भी सोशल मीडिया को लेकर ऐसे सख्त कानून बनाए जा रहे हैं। तो देखो, अगर पूछेगा कि किस देश ने सबसे पहले सोशल मीडिया पर प्रतिबंध कर दिया 16 साल से कम आयु के बच्चों को, तो यह है ऑस्ट्रेलिया। और अगर राज्य पूछेगा तो यह है कर्नाटक भारत में। साथियों 29 नंबर प्रश्न देखो आप लोग। केंद्रीय बजट 2026-27 में उच्च शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किस योजना की घोषणा की गई है, जिसके तहत बिना गारंटी ऋण मिलेगा? तो यह है पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना आर्थिक रूप से कमजोर छात्रों को बिना गारंटी उच्च शिक्षा लोन देती है। इस सरकारी योजना से मेधावी छात्रों को बिना किसी आर्थिक बाधा के पढ़ाई करने में सीधी मदद मिलेगी। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिससे भारत एक गणतंत्र देश बना। प्रश्न संख्या 30 है, यदि किसी गतिशील वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए और त्वरण समान रहे तो वस्तु पर लगने वाला बल में क्या परिवर्तन होगा? तो उसका बल दोगुना हो जाएगा, क्योंकि बल का फॉर्मूला क्या होता है? मास इंटू एक्सेलरेशन। तो बोल रहा है कि वस्तु का द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए, यानी कि जो मास है वो दोगुना हो जाएगा और त्वरण समान रहे, तो वस्तु पर लगने वाला बल क्या होगा? जो हो जाएगा 2F, यानी कि बल दोगुना हो जाएगा। न्यूटन की गति के दूसरे नियम F=ma के अनुसार लगाया गया बल वस्तु के द्रव्यमान पर निर्भर करता है। यदि द्रव्यमान दोगुना कर दिया जाए तो समान त्वरण बनाए रखने के लिए दोगुना बल लगाना आवश्यक होगा। भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न की जा सकती है और न ही नष्ट। नेक्स्ट प्रश्न है, वर्ष 2026 में किसे मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो यह है धर्मेंद्र सिंह देओल और B.S. अच्युतानंद। धर्मेंद्र बॉलीवुड के महान अभिनेता और B.S. अच्युतानंदन केरल के पूर्व मुख्यमंत्री व अनुभवी राजनेता रहे हैं। सिनेमा और सार्वजनिक क्षेत्र सेवा में उनके आजीवन विशिष्ट योगदान के लिए मरणोपरांत सम्मान दिया गया है। भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, जिसकी शुरुआत भारत सरकार द्वारा 1954 में की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण द्वारा निर्मित सुक्रोज मुख्य रूप से किस जैविक परिवहन तंत्र के माध्यम से फ्लोएम में प्रवेश करता है? तो ये करता है सक्रिय परिवहन, यानी कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट के माध्यम से। सक्रिय परिवहन वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें सेल्यूलर ऊर्जा का उपयोग होता है। फ्लोएम पौधों में वह संवहनी ऊतक है जो पत्तियों में सुक्रोज को पौधों के अन्य भाग तक पहुंचाती है। मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि यकृत है, जो पाचन के लिए आवश्यक पीतरस का स्राव करती है। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि फ्लोएम से खाद्य पदार्थों ये सब का पौधों में परिवहन होता है, और जाइलम से होता है जल तथा खनिज लवणों का। तो ये पॉइंट आप लोग याद रखना। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 33 की तरफ। फ्लेमिंग के दाएं हाथ के नियम में तर्जनी, मध्यमा और अंगूठा क्रमशः क्या दर्शाते हैं? तो ये दर्शाते हैं चुंबकीय क्षेत्र, प्रेरित धारा और गति।
फ्लेमिंग का दायां हाथ नियम मुख्य रूप से विद्युत जनरेटर में प्रेरित धारा की दिशा ज्ञात करने के लिए होता है इसका उपयोग। इस नियम में तर्जनी अंगुली चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और अंगूठा चालक की दिशा को दर्शाता है। फ्लेमिंग का दायां हाथ का नियम हम लोग ये यूज करते हैं विद्युत जनरेटर में, और फ्लेमिंग का जो बायां हाथ का नियम है वो हम लोग विद्युत मोटर में उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 34। फरवरी 2026 में इटली में आयोजित 2026 शीतकालीन ओलंपिक की अंतिम पदक तालिका में किस देश ने शीर्ष स्थान हासिल किया? तो ये हासिल किया नॉर्वे ने। नॉर्वे शीतकालीन खेलों के इतिहास में सबसे सफल और सिरमौर देश माना जाता है। शीतकालीन ओलंपिक में मुख्य रूप से बर्फबारी वाले खेल जैसे कि स्काईडिंग, स्नोबोर्डिंग और आइस स्केटिंग होते हैं। साथियों, अगला प्रश्न है फिर से आपका फिजिक्स से। ये प्रश्न है कि यदि किसी प्रकाशीय उपकरण किसी वस्तु का 3 गुना आवर्धित और सीधा प्रतिबिंब बनाता है तो उसका आवर्धन कितना होगा? तो इसका आवर्धन होगा +3। हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न। नेक्स्ट प्रश्न कि एक साधारण बोतल ओपनर का उपयोग करते समय ओपनर द्वारा मुख्य रूप से किस बल या घटक का प्रतिरोध किया जाता है? यह है भार का। बोतल ओपनर द्वितीय श्रेणी के उत्तोलक का एक बहुत ही सामान्य और बेहतरीन उदाहरण है। इस श्रेणी के उत्तोलकों में भार हमेशा आलम्ब और लगाए गए प्रयास के बीच में होता है। भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता और न ही नष्ट किया जा सकता है। प्रश्न संख्या 37 है। केंद्रीय बजट 2026-27 में जनसांख्यिकी लाभांश को कौशल और रोजगार में बदलने के लिए किस मुख्य थीम को पारित किया गया है? तो ये युवा शक्ति ड्रिवन ग्रोथ। जनसांख्यिकी लाभांश का अर्थ देश की युवाओं को बड़ी और कार्यशील आबादी को आर्थिक रूप से फायदा उठाना है। इस थीम के तहत उच्च कौशल विकास और तकनीकी शिक्षा से युवाओं को रोजगार योग्य बनाया जा रहा है। भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप से लागू किया गया, जिससे भारत एक गणतंत्र बना। नेक्स्ट प्रश्न है जे थॉमसन द्वारा प्रस्तुत परमाणु मॉडल के ऐतिहासिक प्रयोग के परिणाम स्वरूप परमाणु के किस मौलिक कण की खोज हुई थी? तो ये हुआ था इलेक्ट्रॉन का खोज। जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब प्रयोग के माध्यम से इलेक्ट्रॉन की ऐतिहासिक खोज की थी। इलेक्ट्रॉन परमाणु के नाभिक के बाहर कक्षाओं में चक्कर लगाने वाले एक प्रमुख निगेटिव कण है। साथियों, अगला प्रश्न देखो आप लोग। वायवीय श्वसन का मुख्य चरण कोशिका के किस अंग के भीतर संपन्न होता है? तो अगर यहाँ पे रहेगा एरोबिक रेस्पिरेशन यानी कि वायवीय श्वसन, तो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में। ये आप लोग हमेशा याद रखना, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यहीं पे कंफ्यूज करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा ग्रह कहा जाता है, क्योंकि यह ऊर्जा बनाता है। यहीं पर ग्लूकोज को पूर्ण ऑक्सीकरण से शरीर के लिए आवश्यक एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होती है। और मैं आपको बता दूं कि वायवीय श्वसन में 38 एटीपी ऊर्जा उत्पन्न होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। प्रश्न संख्या 40 है आपके स्क्रीन पे। यदि किसी ध्वनि तरंग की चाल 250 मीटर प्रति सेकंड है और तरंग दैर्घ्य 0.5 मीटर है, तो आवृत्ति कितनी होगी? तो इसका आवृत्ति होगा 500 हर्ट्ज। प्रश्न संख्या 41 हम लोग देखते हैं। डीडीटी रसायन का उपयोग मुख्य रूप से किस रूप में किया जाता है? तो डीडीटी का उपयोग करते हैं हम लोग कीटनाशक के रूप में, पेस्टिसाइड्स के रूप में। यहाँ पे आप लोग देखो तरंग गति के सूत्र, ये वाला आप लोग याद रखना। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 42 है। पारिस्थितिकी तंत्र में खाद्य श्रृंखला के स्तरों पर हानिकारक रसायनों के संचय को रोकने का सबसे प्रभावी उपाय क्या है? तो यह है स्रोत पर नियंत्रण और जैविक खेती। खाद्य श्रृंखला में जैसे जैसे हम ऊपर जाते हैं, रसायनों का संचय और सांद्रता बढ़ती जाती है। जैविक खेती में सिंथेटिक रसायनों का प्रयोग बिल्कुल नहीं होता, जिससे यह समस्या रुकती है। प्रश्न संख्या 43 है। सभी प्रकार के उपकला ऊतक अपने नीचे मौजूद संयोजी ऊतकों से किस बाह्य झिल्ली द्वारा अलग होते हैं? ये होते हैं आधार झिल्ली द्वारा अलग। उपकला ऊतक मानव शरीर के बाहरी आवरण और आंतरिक अंगों की परत का निर्माण करते हैं। आधार झिल्ली एक रेशेदार संरचना है जो इसे संयोजी ऊतकों से जोड़कर सहारा प्रदान करता है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 44।
शिक्षा मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नई योजना पीएमआरसी का फुल फॉर्म क्या है? तो यह प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर। प्राइम मिनिस्टर रिसर्च चेयर योजना भारत के अग्रणी विश्वविद्यालयों में उच्च स्तरीय शोध को बढ़ावा देगी। इस योजना के माध्यम से शिक्षा जगत में नई तकनीकी अनुसंधान और वैश्विक स्तर के नवाचार को मजबूत किया जाएगा। साथियों, हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 45 है। एक प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच होने वाले उदासीन अभिक्रिया के परिणाम स्वरूप किस प्रकृति का लवण प्राप्त होता है? तो जब हम लोग प्रबल अम्ल और प्रबल क्षार के बीच अभिक्रिया करवाते हैं तो उससे हमें उदासीन लवण प्राप्त होता है। जब अम्ल और क्षार आपस में अभिक्रिया करते हैं तो वे एक दूसरे के रासायनिक प्रभाव को पूरी तरह से नष्ट कर देते हैं। इस अभिक्रिया से बनने वाले उदासीन लवण जैसे कि साधारण लवण का पीएच मान हमेशा 7 के बराबर होता है। भौतिकी में ऊर्जा संरक्षण का नियम कहता है कि ऊर्जा न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट। तो प्रश्न संख्या 45 हो गया हम लोग का। हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 46 है कि मार्च 2026 में भारत इनोवेट्स राष्ट्रीय डीप टेक प्री समिट 2026 का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आईआईटी बॉम्बे में। डीप टेक के अंतर्गत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, रोबोटिक्स और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसी उन्नत तकनीकें आती हैं। आईआईटी बॉम्बे भारत में इंजीनियरिंग अनुसंधान और तकनीकी नवाचार का एक बहुत बड़ा वैश्विक केंद्र है। तो ये आप लोग याद रखना, आईआईटी बॉम्बे में भारत इनोवेट्स राष्ट्रीय डीप टेक प्री समिट 2026 का आयोजन किया गया था। प्रश्न संख्या 47 है। पृथ्वी पर होने वाले जल चक्र का सही और प्राकृतिक वैज्ञानिक क्रम क्या है? तो यह पहले वाष्पीकरण, फिर संघनन और फिर वर्षा होती है। जल चक्र में सबसे पहले वाष्पीकरण से जल ऊपर उठता है, फिर ठंडा होकर संघनन से बादल बनते हैं। इसके बाद वर्षण की प्रक्रिया के माध्यम से वही जल बारिश या बर्फ के रूप में वापस धरती पे आ जाता है। प्रश्न संख्या 48 है। खाद्य श्रृंखला में किस जीव के शरीर में डीडीटी की सांद्रता सबसे अधिक होती है? तो देखो यहाँ पे घास है, इसको टिड्डा खाया, फिर टिड्डा को मेढक, फिर मेढक को बाज। तो जैसे जैसे हम लोग ऊपर की ओर बढ़ते हैं तो वैसे वैसे जहर की जो सांद्रता है वो बढ़ती जाती है। और एक से जैसे कि टिड्डा है, टिड्डा से मेढक, मेढक से बाज, तो सिर्फ 10% ऊर्जा का स्थानांतरण होता है। ये आप लोग याद रखना। तो हम लोग देखते हैं, इसका उत्तर हो जाएगा बाज। शीर्ष मांसाहारी जैसे कि बाज के शरीर में हानिकारक रसायनों की सांद्रता सबसे अधिक पाई जाती है। यह पूरी प्रक्रिया पारिस्थितिकी तंत्र में लिनमैन के 10% ऊर्जा हस्तांतरण नियम और जैव आवर्धन से गहराई से जुड़ी है। तो ये आप लोग याद रखना। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 49 है कि एकांक समय में एक निश्चित दिशा या इस सीधी रेखा में तय की गई दूरी अथवा विस्थापन को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है रेखीय वेग, यानी कि लीनियर वेलोसिटी। वेग एक सदिश राशि है जिसका अर्थ है कि इसमें परिमाण के साथ साथ दिशा भी होती है। अंतरराष्ट्रीय प्रणाली में रेखीय वेग को मापने का मात्रक मीटर प्रति सेकंड निर्धारित किया गया है। साथियों, प्रश्न संख्या 50 आप लोग देखो। जब हाइड्रोजन गैस की अभिक्रिया सल्फर डाइऑक्साइड के साथ कराई जाती है तो मुख्यतः उत्पाद क्या बनता है? तो जब हम लोग हाइड्रोजन गैस और सल्फर डाइऑक्साइड को अभिक्रिया कराते हैं तो उससे हम लोग को बनता है सल्फर और जल। यह रसायन विज्ञान का एक महत्वपूर्ण रेडॉक्स अभिक्रिया जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड से सल्फर अलग हो जाता है। हाइड्रोजन गैस एक अत्यंत ज्वलनशील गैस है और प्राप्त सल्फर का उपयोग अक्सर बारूद या फिर रसायनों में होता है। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। प्रश्न संख्या 51 है कि छठे खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2026 का आयोजन संयुक्त रूप से किन 2 स्थानों पर किया गया? तो ये किया गया लेह और गुलमर्ग में, लेह लद्दाख और गुलमर्ग में, जम्मू कश्मीर में। खेलो इंडिया विंटर गेम्स का प्राथमिक उद्देश्य भारत में शीतकालीन खेलों की संस्कृति को बढ़ावा देना है। गुलमर्ग और लेह लद्दाख की भौगोलिक स्थितियां बर्फबारी वाले क्षेत्रों के लिए भारत में बेहतरीन और विश्व स्तरीय सुविधाएं देती हैं। अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि निम्नलिखित में से किस विलयन या विलायक के घटकों को साधारण फिल्टर पेपर का उपयोग करके अलग नहीं किया जा सकता है। तो 4 ऑप्शन थे जिसमें हो जाएगा कोलाइड और शुद्ध विलयन, क्योंकि कोलाइड के कण आकार में इतने छोटे होते हैं कि वे साधारण फिल्टर पेपर के छिद्रों से आसानी से पार हो जाते हैं। केवल निलंबन जैसे विषमांगी मिश्रण के
बड़े कणों को ही फिल्टर पेपर का उपयोग करके अलग किया जा सकता है। तो ये आप लोग याद रखना कि केवल निलंबन जैसे विषमांगी मिश्रण को ही हम लोग अलग कर सकते हैं। हम लोग बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 53 है कि मानव हृदय 4 अलग कोशिकाओं में क्यों विभाजित होता है? तो ये होता है ऑक्सीजन और CO2 युक्त रक्त को मिलने से रोकने के लिए। हृदय में 4 चैम्बर होने से ऑक्सीजन युक्त शुद्ध रक्त और CO2 युक्त अशुद्ध रक्त आपस में बिल्कुल नहीं मिलते। इस अलगाव से मानव शरीर की इसकी उच्च ऊर्जा आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए निरंतर ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। प्रश्न संख्या 54 है, बार बार ये आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है कि वर्तमान में पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री कौन है? तो वर्तमान में है शुभेंदु अधिकारी, पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री, और इससे पहले थी ममता बनर्जी। भारत की शासन व्यवस्था में मुख्यमंत्री राज्य सरकार का वास्तविक कार्यकारी प्रमुख और नीति निर्माता होता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 164 के तहत राज्य के राज्यपाल द्वारा बहुमत प्राप्त नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। तो ये आप लोग याद रखना, शुभेंदु अधिकारी नए मुख्यमंत्री हैं पश्चिम बंगाल के। 55 नंबर क्वेश्चन है कि वर्ष 1866 में अर्नेस्ट हैकेल के 3 जगत वर्गीकरण प्रणाली के तहत बैक्टीरिया को किस जगत में शामिल किया गया था? तो बैक्टीरिया को शामिल किया गया था प्रोटिस्टा जगत में। जर्मन जीव विज्ञानी अर्नेस्ट हैकेल ने प्रोटिस्टा जगत को शामिल करके 3 किंगडम वर्गीकरण सिस्टम प्रस्तुत किया था। प्रोटिस्टा जगत में मुख्य रूप से एक कोशिकीय यूकेरियोटिक जीवों को शामिल किया जाता है। तो प्रोटिस्टा में हम लोग शामिल करते हैं एक कोशिकीय जीवों को। प्रश्न संख्या 56 है, CCUS मतलब कि कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एवं स्टोरेज में एस का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा भंडारण, स्टोरेज। ये आप लोग याद रखना। और यहीं पे है प्रश्न संख्या 57, अक्टूबर 2025 में हस्ताक्षरित वह ऐतिहासिक शांति समझौता कौन सा है जो थाईलैंड और कंबोडिया के मध्य हिंसक संघर्ष के कारण टूट गया? तो यह कुआलालंपुर शांति समझौता। आप लोग को पता होगा कि कुआलालंपुर शांति समझौता, इसको आप लोग देख सकते हैं, CCUS का फुल फॉर्म कार्बन कैप्चर यूटिलाइजेशन एंड स्टोरेज। तकनीक वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड सोखकर उसे सुरक्षित स्टोर करती है। ग्लोबल वार्मिंग और गंभीर जलवायु परिवर्तन को रोकने के लिए भविष्य में यह एक बेहद महत्वपूर्ण तकनीकी समाधान माना जा रहा है। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 57 की तरफ, 58 की तरफ। मार्च 2026 में वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय सर्वोच्च सम्मान प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो ये स्लिमजॉन और रेडी क्लार्क को प्रदान किया गया। प्रित्जर आर्किटेक्चर पुरस्कार को दुनिया भर में वास्तुकला का नोबेल पुरस्कार भी कहकर सम्मानित किया जाता है। प्रसिद्ध वास्तुकार बालकृष्ण देशी यह अत्यंत प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय सम्मान पाने वाले एकमात्र भारतीय व्यक्ति रहे हैं। प्रश्न संख्या 59 है, 2 प्रतिरोधक 4 ओम और 6 ओम समांतर क्रम में जुड़े हैं तो कुल समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा? तो ये हो जाएगा 2.4 ओम, क्योंकि समांतर क्रम में जब रहता है तो उसको हम लोग जोड़ते हैं इस फॉर्मूले से 1/r इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2। तो इससे आपका निकल जाएगा। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 60, यह है कि अप्रैल 2026 में DRDO द्वारा आत्मनिर्भर भारत पहल के तहत विशेष रक्षा प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये आयोजन किया गया है पूर्वी चंपारण मोतिहारी में, जो कि है बिहार में। हम लोग बढ़ते हैं आगे। प्रश्न संख्या 61 है, वर्ष 2026 में आयोजित होने वाले 20वें एशियाई खेल किस देश में आयोजित किया जा रहा है? तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान। वर्ष 2026 के 20वें एशियाई खेल जापान के आईची प्रांत और नागोया शहर में संयुक्त रूप से बड़े पैमाने पर आयोजित किए जाएंगे। एशियाई खेल एशियाई ओलंपिक परिषद द्वारा हर 4 साल के अंतर पर आयोजित होने वाला बहुखेल प्रतियोगिता है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 62,
रसायन विज्ञान के सिद्धांत एथेनॉल पोटेशियम परमैंगनेट की उपस्थिति में ऑक्सीकरण करता है। क्या यह कथन सत्य है? तो हाँ, दोनों कथन सत्य है। क्षारीय पोटेशियम परमैंगनेट रसायन विज्ञान में एक बहुत ही प्रबल ऑक्सीकारक के रूप में कार्य करता है। यह एथेनॉल को पूरी तरह से ऑक्सीकृत कर देता है, जिससे एथेनोइक अम्ल नामक कार्बनिक यौगिक बनता है। धातुओं में संक्षारण या जंग लगने की प्रक्रिया को कौन सी परिस्थितियां सबसे तेज से बढ़ाती है? तो यह आर्द्र वायु, लवण और अम्ल। तो देखो, जब भी कोई भी लोहा ये सब का वस्तु रहेगा जिसमें जंग लगता है, तो जब भी हम लोग उसे आर्द्र वायु में रखेंगे, जहाँ पे वायु में पानी की मात्रा रहेगी, या फिर जब भी हम लोग अम्ल में रखेंगे तो उसमें बहुत तेजी से जंग लगेगा। हवा में मौजूद नमी और अम्ल लोहे पर जंग लगने की रासायनिक प्रक्रिया को तेज दर को काफी बढ़ा देते हैं। यदि वातावरण में लवण या खारापन मौजूद हो तो धातु के क्षरण और जंग लगने की यह प्रक्रिया और भी तेजी से होती है। प्रश्न संख्या 64 है, परमाणुकता क्या होती है? तो एक अणु में परमाणुओं की कुल संख्या को हम लोग परमाणुकता कहते हैं। परमाणुता यह दर्शाती है कि किसी तत्व के एक स्वतंत्र अणु में कुल कितने परमाणु आपस में रासायनिक बंध से जुड़े होते हैं। प्रकृति में पाई जाने वाली उत्कृष्ट गैसें जैसे कि हीलियम, नियॉन किसी से क्रिया नहीं करती, इसलिए वे एक परमाणु होती हैं। हम लोग बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 65 की तरफ। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय द्वारा 27 नवंबर से 8 मार्च तक देश भर में कौन सा विशिष्ट जागरूकता अभियान चलाया गया है? तो यह बाल विवाह मुक्त भारत। भारत में बाल विवाह न केवल कानूनी अपराध है, बल्कि यह लड़कियों को उच्च शिक्षा और शारीरिक विकास में एक बड़ी बाधा भी है। इसे रोकने के लिए भारत सरकार द्वारा बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 पूरे देश में बहुत सख्ती से लागू किया गया है। तो ये प्रश्न भी बार बार आपके हर शिफ्ट में पूछा जा रहा है, ये प्रश्न इम्पोर्टेंट है, याद रखना। प्रश्न संख्या 66 है कि शरीर के बाहरी घाव को भरने और आंतरिक अंगों को सुरक्षा प्रदान के लिए कौन सा ऊतक मुख्य रूप से उत्तरदायी है? तो ये है उपकला ऊतक, एपिथेलियल टिश्यू। उपकला ऊतक मानव शरीर की सबसे बाहरी परत बनाता है, जो बाहरी चोट, हानिकारक रसायनों और संक्रमण से बचाता है। मानव शरीर की त्वचा इस उपकला ऊतक का सबसे बड़ा, सबसे स्पष्ट और सबसे महत्वपूर्ण जैविक उदाहरण है। प्रश्न संख्या 67 है, जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड के समतुल्य जलीय विलयन को मिलाया जाता है तो परिणामी विलयन कैसा होगा? जब हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो इसका हो जाएगा उदासीन विलयन, जिसका पीएच मान लगभग 7 होगा। जब समतुल्य मात्रा में एक प्रबल अम्ल और एक प्रबल क्षार मिलाते हैं तो संपूर्ण विलयन उदासीन हो जाता है। रसायन विज्ञान के अनुसार इस पूरी तरह से उदासीन जलीय विलयन का पीएच मान हमेशा 7 के करीब होता है, जैसे कि NaCl, साधारण नमक। प्रश्न संख्या 68 है, कार्बनिक यौगिक CH3CH2CHO का सही IUPAC नाम क्या है? तो इसका सही IUPAC नाम है प्रोपेनॉल। इस रासायनिक सूत्र से जुड़ा हुआ CHO समूह स्पष्ट रूप से एल्डिहाइड का कार्यात्मक समूह को दर्शाता है। 3 कार्बन की श्रृंखला और एल्डिहाइड का मिलकर इस मानक IUPAC नाम प्रोपेनॉल बनाते हैं। प्रश्न संख्या 69 है, चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस क्यों भरी जाती है? इसका कारण है ऑक्सीकरण रोकने के लिए। नाइट्रोजन गैस एक अक्रिय गैस है जो चिप्स को हवा में मौजूद ऑक्सीजन के सीधे संपर्क में आने से पूरी तरह से बचाती है। ऑक्सीकरण रुकने से खाद्य पदार्थ विकृत गंधी नहीं होते और चिप्स लंबे समय तक ताजे तथा कुरकुरे बने रहते हैं। इसलिए चिप्स के पैकेट में नाइट्रोजन गैस भर दिया जाता है ताकि वो ऑक्सीकृत न हो और कुरकुरे और क्रिस्पी हो। यहाँ पे प्रश्न संख्या आपके 70 है और प्रश्न संख्या 71। तो पहले हम लोग 70 देखते हैं। यदि कोई उपकरण 220 वोल्ट पर 1000 वाट शक्ति उपयोग करता है, उसे 110 वोल्ट पर चलाने पर शक्ति कितनी रह जाएगी?
तो ये आप लोग देख लो, विद्युत शक्ति का सूत्र P बराबर होता है V² r। तो इसके अनुसार वो हो जाएगा, निकल जाएगा। और प्रश्न संख्या 71 है कि भारत सरकार ने जलवायु परिवर्तन के प्रभाव को कम करने के लिए किस वर्ष तक देश को नेट जीरो बनाने का लक्ष्य किया है? तो ये लक्ष्य किया है वर्ष 2070 तक। विश्व पर्यावरण दिवस हर साल वैश्विक स्तर पर 5 जून को मनाया जाता है। हम लोग देखते हैं प्रश्न संख्या 71। तो इस पीडीएफ में प्रश्न संख्या 70 तक है। हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे प्रश्न संख्या 71 से आगे। तब तक के लिए मिलते हैं। तब तक के लिए आप इस वीडियो को लाइक करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद।